एडिटोरियल पढ़ने से पहले उसकी वोकैब हम देख लेते हैं और बता दूं आपको कि आज का एडिटोरियल थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बस आप एंड तक बने रहें आसान बनाने के लिए और बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखिए, कल्मिनेशन जो शब्द है, पहली बात तो ये नाउन है। इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग। क्या मतलब है? फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अंतिम परिणाम जो है वो कल्मिनेशन है। वैसे कल्मिनेशन का मतलब सर्वोच्च या शिखर भी हो सकता है, एपेक्स को, जेनिथ को, टॉप को, इनको भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल कर आएगा वो है फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। दूसरा है टेड। टेड एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ी मात्रा जो होती है उसको बोलते हैं टेड। ठीक है। स्ट्रीमलाइन एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब टू इम्प्रूव, सुधारने के अर्थ में मान लीजिए, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। एग्जैक्ट जो मीनिंग इसका है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, मीन्स किसी भी चीज की क्षमता को सुधारना, वो है स्ट्रीमलाइन। एक्सपेडिशियस OUS दे रखा है तो क्या होगा? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्पीडी या क्विक, स्पीडी या फिर क्विक, मतलब बहुत ही तेज। रोप इन एक फ्रेजल वर्ब है। रोप इन से मतलब क्या है? रोप इन से मतलब है किसी को अगर आप राजी कर लेते हैं शामिल होने के लिए कोई चीज में, उसको रोप इन बोलते हैं। तो टू परसुएड समवन, टू परसुएड समवन या समथिंग, है ना, टू पार्टिसिपेट, किसी चीज में शामिल होने के लिए राजी करना, ये कहलाता है रोप इन। फिर प्रोवाइड फॉर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। भी फ्रेजल वर्ब का सीधा सा मतलब ये है कि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन कनेक्ट कर रखा है। यहां भी ऐसा है और इससे नीचे वाले में भी ऐसा है। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, मीन्स वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये कहलाता है प्रोवाइड फॉर, वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक लास्ट है पिच। पिच एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है और पिच का मतलब है किसी का, मतलब कोशिश करना कि व्यापारिक अनुबंध बन जाए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, बिजनेस अग्रीमेंट बन जाए। टू ट्राई टू मेक, टू ट्राई टू मेक बिजनेस अग्रीमेंट, टू ट्राई टू मेक बिजनेस अग्रीमेंट, मीन्स व्यापारिक कोई अनुबंध है, बिजनेस अग्रीमेंट है, उसको बनाने की कोशिश करना, ये कहलाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, द एंड गेम नाम से ये एडिटोरियल है। एंड गेम का मतलब है कि भाई ये एक्चुअल में लिखा गया है इसलिए कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है हमारी, उन्होंने एक घोषणा की थी 30,600 करोड़ रुपए के लगभग, कि भाई अब ये बैंक, मतलब एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, बैड बैंक बनाया जाएगा जो बैड लोन्स का निस्तारण कर सके, जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनका निस्तारण कर सके। उसी को लेकर लिखा गया है कि सरकार ने खुद ने घोषित कर दिया है कि हमने जो एक मैकेनिज्म तैयार किया है, एक सिस्टम तैयार किया है, वो सिस्टम अब इस बैड लोन का एंड कर देगा। जो काफी सारा पैसा जो कर्ज लेने के बाद जो कर्जदार हैं वो चुकाते नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, बैड लोन में चला जाता है, तो वो पैसा अब आ जाएगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि वो पैसा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीजें हम आपको झेलनी पड़ती रहेगी आगे तक, अब इस चीज का एंड होने में आया, ये खुद ने इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि बिजनेस आर्टिकल है और बहुत सारी नई चीजें आप सीखने को मिलेंगी। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूं कि हमारी अप्रोच ये रहती है कि अगर 30 से 35 मिनट मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे अगर आप ये एडिटोरियल देखते हैं तो सो मेनी थिंग्स यू विल लर्न हियर। एक तो आप ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे एग्री करवाते हैं, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो निकाल ही रखा है, जो रेड कलर में है अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब में बताऊंगा आपको। जो एक ब्लू कलर में दिख रहा है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन हम देखेंगे और हाल फिलहाल क्या चीजें घटित हो रही हैं उन चीजों को हम देखेंगे। तो करंट अफेयर्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। बस आपसे एक चीज जो चाहता हूं, हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि एक लाइक और एक शेयर, वो जरूर आपसे एक्सपेक्ट है, और आप पूरे सीरियस मोड में आके पढ़ें इस चीज को, तभी जाके ये चीजें समझ में आपको आएंगी। और रेगुलरिटी रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप रेगुलर बने रहें। और ठीक शाम 5 बजे एडिटोरियल ये प्रीमियर लगता है इसका, उससे पहले पिछले सेशन का जो भी वोकैब या जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको रिवाइज करके आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ लिखा गया है देखिए। द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड
गवर्नमेंट की वर्ब हैज ऑफर्ड है, गवर्नमेंट ने ऑफर किया है क्या, अ सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी क्या होती है? सॉवरेन गारंटी का मतलब सरकार के द्वारा गारंटी दिया जाना कि भाई अगर पैसा आपका नहीं आएगा तो हम चुकाएंगे उस पैसे को, हम आपको हेल्प करेंगे, वो है सॉवरेन गारंटी। ये गारंटी किसको देनी है? ये गारंटी इन्होंने दी है बैंक्स को कि आप तो बस लोन वितरित करो, आपका पैसा अगर नहीं आता तो हम खड़े हैं आपके साथ, हम आपको लोन का जो पैसा है, जो आपका पैसा डूब रहा है, वो पैसा हम लौटाएंगे। तो ये है सरकार ने ऑफर किया है सॉवरेन गारंटी, किस लिए? टू हेल्प द न्यू बैड बैंक। जो नया बैड बैंक इन्होंने तैयार किया है, बैड बैंक इसको ऐसा कैसा पढ़िए, वैसे बैड बैंक का मतलब है कि एक मैकेनिज्म तैयार किया है सरकार ने जिसके द्वारा ये जो एनपीए है या फिर जो पैसा डूब गया है, जो कर्जदाता चुका नहीं रहे हैं, उस चीजों का निस्तारण इसके माध्यम से किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऑफर की है एक सॉवरेन गारंटी, किस लिए? नए बैड बैंक की हेल्प करने के लिए, ठीक है। प्रपोज्ड जो प्रस्तावित था, जिसका प्रस्ताव रखा गया इन दिस ईयर्स बजट, इस साल के बजट में, ठीक है। अब देखो, एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीज। अब यहां एक चीज समझने की ये भी है कि ये देखो एक्सट्रैक्ट सीधा कैसे जोड़ दिया तो एक तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया है सॉवरेन गारंटी, इसका एक काम तो ये होगा कि नए बैड बैंक को हेल्प करना। उस बैड बैंक के बारे में बताया कि ये भाई इस साल के बजट के अंदर इसको प्रस्ताव रखा गया था इस बैड बैंक के बारे में। दूसरा यहाँ पे क्या काम होगा? दूसरा यहाँ पे देखो कॉमा लगा के ही दे रखा है, एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है वो नोट कर लें। एक्सट्रैक्ट का मतलब है ऑब्टेन, या फिर आप कहेंगे गेट, या फिर आप कहेंगे एलिसिट, मतलब प्राप्त करना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बेटर वैल्यू निकलेगी इससे, ठीक है। इससे क्या है? बेहतर जो वैल्यू है किसकी? नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की। नॉन परफॉर्मिंग लोन का मतलब वो लोन जो बैड लोन हो चुका है, जो अब वापस आने की उम्मीद नहीं है, तो उसकी बेटर वैल्यू आप निकाल सकेंगे। और वो कितना लोन कितने मूल्य का होना चाहिए? वो होना चाहिए 2 लाख करोड़ का मूल्य का, इतना मतलब वर्थ है इसकी इन द बैंकिंग सिस्टम। किस में? बैंकिंग सिस्टम में। लेट मी रिपीट, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज ऑफर्ड है, अ सॉवरेन गारंटी है वो इसका ऑब्जेक्ट है। गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन गारंटी यहाँ पे प्रस्ताव रखा है, ऑफर की है, किस लिए? नए बैड बैंक को हेल्प करने के लिए। और क्या करने के लिए? बेटर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। किस से एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यू? एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स से। वैसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, बात एक ही है। और उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख करोड़ का एनपीए है, किसमें? बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। आगे देखो, टू बिगिन विद अगर शुरुआत की जाए तो शुरुआत करें तो द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, इसकी फुल फॉर्म आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट्स इसका ध्यान रखें। करंट अफेयर्स में आपसे इस बार की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। टू बिगिन विद द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड विल पिच का मतलब बताया मैंने आपको क्या, कि व्यापारिक अनुबंध करने की कोशिश करना, बिजनेस अग्रीमेंट बनाने की कोशिश करना। टू टेक ओवर का मतलब अधिग्रहित करना, है ना, अपना अधिकार हासिल कर लेना। और टॉक्सिक असेट का मतलब वही है बैड असेट्स। टॉक्सिक असेट्स वैसे मत पर, टॉक्सिक का वैसे पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक असेट्स का मतलब है वो संपत्तियां जिनका मूल्य सिग्निफिकेंटली गिरा है। वो संपत्ति अब जिसको बेचकर भी पैसा लाओगे तो उतना पैसा नहीं निकल कर आएगा जितना कि पैसा आपने जब मॉर्गेज पे लोन किसी ने लिया था तब उस समय संपत्ति आपने रखी थी। अब वो संपत्ति का पैसा भी उतना नहीं आने वाला, वो है टॉक्सिक असेट्स। उसकी कीमत कितनी है? 90,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। वर्थ का मतलब इतना मूल्य है उसका। तो रिपीट देखो इसमें क्या दे रखा है, शुरुआत करें इस चीज की, इसी को समझा रहा, आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सिस्टम है, ये मैकेनिज्म यहाँ पे एक बनाया गया है NARCL, ये राष्ट्रीय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। ये क्या करेगी? ये कोशिश करेगी पिच करने की, बिजनेस अग्रीमेंट बनाने की, किस लिए? ताकि टॉक्सिक असेट्स को ये अधिग्रहित कर ले। अब ये कैसा सिस्टम बना दिया, जो भी संपत्तियां जिनका मूल्य सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है उसको ये अधिग्रहित कर लेगी। उसका मूल्य कितना है? 90,000 करोड़ रुपए, दैट बैंक्स हैव ऑलरेडी फुली प्रोवाइडेड फॉर, है ना। और जिन संपत्तियों के लिए बैंक्स ने पहले ही वित्तीय सहायता पूरी तरीके से दी है। प्रोवाइड फॉर का मतलब हमने देखा था टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो जिनके लिए बैंक्स ने पहले ही, ये किसके लिए, दैट किसके लिए आ रहा है? दैट यहाँ पे आ रहा है उन संपत्तियों के लिए। तो जिन संपत्तियों के लिए बैंक्स ने पहले ही वित्तीय सहायता दी थी उसको ये अब अधिग्रहित कर लेगी। उसकी कीमत कितनी बता रखी है? 90,000 करोड़, ठीक है। धीरे धीरे आसान लगेगा आपको, अगर खुद से पहले पढ़कर आप आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज। तो देखो, इट विल ऑफर अ सर्टेन वैल्यू टू द लीड बैंक। एक बात समझना, सर्टेन के पहले अगर ए लग जाता है तो आगे आने वाली नाउन, अगर मैं काउंटेबल हो नाउन तब की बात कर रहा हूं,
आगे आने वाली जो नाउन है वो आती है सिंगुलर, फिर वर्ब भी सिंगुलर उसी के अकॉर्डिंग, इफ इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। अगर ये सर्टेन ही होता, ए नहीं होता यहाँ पे, तो फिर आने वाली नाउन होती प्लूरल आगे, और फिर वर्ब भी कैसी आती, प्लूरल। इट विल ऑफर अ सर्टेन वैल्यू टू द लीड बैंक। अब ये जो इट आ रहा है ना, ये इट आ रहा है इसके लिए, NARCL के लिए। तो ये NARCL जो है ये क्या करेगा, एक निश्चित वैल्यू जो है वो किसको दे देगा, लीड बैंक को, अग्रणी बैंक को। और वो बैंक कौन सा, किसके लिए देगा पैसा, ट्रबल्ड लोन्स के लिए। ट्रबल्ड लोन्स कह दो, बैड लोन्स कह दो, NPA कह दो, एक ही बात है। कहने का मतलब है पैसा दे तो दिया लेकिन आने की उम्मीद नहीं है, वो है ट्रबल्ड लोन्स। कितना, 500 करोड़ से ज्यादा का लोन है और दे रखा, मतलब मोर देन से अधिक। एंड पे 15% अपफ्रंट इन कैश। अपफ्रंट का मतलब होता है एडवांस, अग्रिम। भाई कोई चीज एडवांस में लेते हो या एडवांस में देते हो उसको बोलते हैं अपफ्रंट। तो ये NARCL जो है ये क्या करेगा, ये एक निश्चित वैल्यू लीड बैंक को देगा, किसके लिए, ट्रबल्ड लोन्स के लिए। भी NARCL का गठन क्यों किया गया, ताकि जो बैंक्स ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो फिर अब बैंक क्या है, कर्ज देने में झिझक रहा है। इस झिझक को दूर करने के लिए, हेजिटेंसी को हटाने के लिए सरकार ने एक कदम चलाया, NARCL गठन किया और उसने कहा है कि हमारी गारंटी, तुम तो लोन बांटो, हम लोग तुम्हारा लोन का जो पैसा है वापस लाके देंगे। अब NARCL कर क्या रहा है, NARCL ने जो संपत्तियां रखी गई थी मॉर्गेज लोन के तौर पर, उन संपत्तियों को अधिग्रहित करेगा। उसके बाद में ये उसको जो भी करेगा फिर बेचने के माध्यम से जैसे भी होगा, उसको फिर क्या करेगा, लीड बैंक को उसका एक निश्चित परसेंटेज दे देगा। जो भी लीड बैंक का मतलब यहाँ पे वो बैंक से है जिसने लोन दिया है, ठीक है, उस बैंक को पैसा दे देगा थोड़ा बहुत ये। और लगभग लोन्स कौन से बात कर रहे हैं, जो 500 करोड़ से ज्यादा के लोन्स हैं, ट्रबल्ड लोन्स हैं, उसके लिए लीड बैंक को ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफर करेगा और 15% जो पैसा है वो तो देगा कैश में, ठीक है। तो ये तो देगा एडवांस में कैश। NARCL किसको दे रहा है, बैंक्स को दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है, 15%। जैसे 100 रुपए का अगर लोन है तो 15 रुपए ये दे देगा कैश में, एडवांस में। बाकी बचा 85% का क्या है, और इश्यू। अब देखो, इट की वर्ब है, विल ऑफर है, और ये एंड लग रहा है तो इसकी ही वर्ब है वो इश्यू है। चूंकि यहां विल लग चुका है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे वैसे इसको पढ़ा जाए, इट विल इश्यू। और फिर ये NARCL जो है वो इश्यू करेगा बैलेंस, जो बचा हुआ राशि है 85% है, एज ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट्स। पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, रिसीट होता है, रिसिप्ट नहीं होता, पीस का म्यूट रहता है। दूसरा, ट्रेडेबल का मतलब व्यापार करने योग्य, सिक्योरिटी रिसीट्स का मतलब है सुरक्षा प्रतिभूतियां। अब फिर क्या करेगा, बाकी बचा पैसा जो है वो कैसे देगा, वो सरकारी प्रतिभूतियां, मतलब जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं उनके माध्यम से 85% ये इश्यू करेगा। 15% तो कैश में, बाकी सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में बैंक को देगा, लीड बैंक को देगा। द बैड बैंक विल देन, अभी बैड बैंक जो मैकेनिज्म बनाया गया है किसके लिए, रिजोल्व करने के लिए, इस इश्यू को, बैड लोन वाले इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। अब क्या करेगा ये फिर रोप इन करेगा। रोप इन का मतलब शामिल होगा, ठीक है। अ सेपरेट असेट मैनेजर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, मतलब शामिल होने के लिए। बैड बैंक जो है उसके बाद एक सेपरेट असेट मैनेजर, एक अलग से असेट, संपत्ति को बोलते हैं, है ना, और उस मैनेजर को बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, ये हो गया पैसिव। वैसे तो इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना, एनकम्पास करना, शामिल करना। फिर ये कहेगा कि भी इसको शामिल करो, एक सेपरेट मैनेजर को शामिल करो। और वो सेपरेट मैनेजर कौन है बैंक का, वो है IDRCL। वो NARCL था, अब ये है IDRCL, फुल फॉर्म इसकी भी ध्यान रखेंगे, द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसको ये शामिल करने की बात करेगा। टू ऐड वैल्यू, किस लिए, ताकि जो एलिंग एसेट है, ये देखो बार बार में नए नए नाम बता रहा है ये, चाहे आप इसको बैड एसेट कहें, चाहे इसको टॉक्सिक एसेट कहें, चाहे आप इसको एलिंग एसेट कहें। एलिंग का मतलब वैसे इल होता है, बीमार होता है, रुग्ण होता है। तो जो एलिंग एसेट है, अच्छा एसेट इसमें नाउन है, एलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इसको दे रखा है। तो जो एलिंग एसेट है उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए इसको शामिल करने की बात कहेगा। एंड रिजॉल्व इट का मतलब है सॉर्ट आउट करना, हल निकालना, और इसको सॉर्ट आउट करेगा एज अ गोइंग कंसर्न और लिक्विडेटेड। कैसे, गोइंग कंसर्न क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो ऑपरेट किया जा रहा है और जिससे मुनाफा भी आ रहा है। तो या तो बिजनेस को चालू रखेगा, और या फिर क्या लिक्विडेट करे। लिक्विडेट का मतलब क्या है कि बिजनेस को बंद करके उसकी जो संपत्ति है उसको बेचकर पैसा प्राप्त कर लेना, वो है लिक्विडेटेड। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, फिर समझना। तो यहां तक की कहानी तो हो गई कि कैसे ही निस्तारण करेगा NARCL। NARCL सबसे पहले बैंक को देगा 15% तो एडवांस में, कैश में, और बाकी 85% है वो सुरक्षा प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में।
फिर जो बैड बैंक बनाया है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई हमें एक सेपरेट एसेट मैनेजर भी शामिल करके दो और उसका नाम है IDRCL। ठीक है, इसलिए ताकि जो एलिंग एसेट है, जो खराब पड़ा एसेट है, जो किसका सिग्निफिकेंटली वैल्यू डाउन हुई है, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी जाए, है ना, उसलिए ताकि उसमें वैल्यू ऐड हो और साथ में इसको रिजोल्व करें, इस सिस्टम को रिजोल्व करें कि जो एसेट अभी सिग्निफिकेंटली जिसका वैल्यू डाउन हुई है, डिक्लाइन हुई है, उसके अंदर वैल्यू ऐड होगी। और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, या तो उस चीज को, उस बिजनेस को, कोई बिजनेस है उसने लोन लिया, फिर बैंक का लोन नहीं चुकाया तो वो संपत्ति आ गई इनके पास। ठीक है, अब क्या करेगा, या तो उस बिजनेस को ऑपरेट कर लेगा या फिर क्या करेगा, उस बिजनेस को बंद करके जो सामान है उसको बेच के पैसा ले लेगा, है ना, ये कुछ तरीका है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब वो बिजनेस है जो ऑपरेट हो रहा है, मुनाफा आ रहा है, और लिक्विडेट का मतलब है किसी बिजनेस को बंद कर देना और उसके बाद में जो उसकी संपत्ति है, एसेट्स है, उसको बेचकर पैसा कैश में प्राप्त कर लेना। द गारंटी, अब बात रही गारंटी की, जो सरकार ने यहां पे दी है 30,600 करोड़ रुपए की, वर्थ लग रहा है, वो बता रहा है कितने मूल्य की गारंटी है। ठीक है, तो गारंटी जिसका मूल्य कितना है 30,600 करोड़, और ये किस समय के दौरान देगा, 5 साल के दौरान, मतलब 5 ईयर्स, ओवर का मतलब यहां ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है, तो 5 साल के पीरियड के अंदर 30,600 करोड़ के मूल्य की जो गारंटी है, इस गारंटी को इन्वोक किया जा सकता है। कहने का मतलब भाई बैंक ने लोन दे दिया, अब कर्जदाता जो है लोन लेकर फरार, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, पैसा नहीं दे रहा, वो चुका नहीं रहा, तो फिर जो बैंक को गारंटी दी किसने, सॉवरेन गारंटी किसने दी, सरकार ने दी। सरकार ने कहा कि हम पैसा चुकाएंगे, उसके लिए बैड बैंक का इन्होंने एक स्थापना की, एस्टेब्लिश किया। तो अब इस गारंटी को कैसे यूज कर सकते हो आप, है ना, इन्वोक का मतलब है यूज करना, इन्वोक का यहां मतलब क्या है, यूज करना, उपयोग में लाना। ये पैसिव वॉइस है, कैन बी इन्वोक्ड, ओनली यहां पे एडवर्ब के रूप में है। तो फिर 30,600 करोड़ की जो बैंक मतलब सरकार जो सॉवरेन गारंटी दे रही है, उसका इस्तेमाल केवल कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब एसेट को रिजोल्व किया जाए। भी जो एसेट है उसको निस्तारण करो उसका, या तो उस बिजनेस को चला लो या उसको बेचकर उसकी संपत्तियों को पैसा प्राप्त कर लो। ये रिजोल्व हो गया, उसके बाद में क्या करेगा, एंड विल कवर एनी शॉर्टफॉल बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय द NARCL एंड द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम ए बैड लोन। अब क्या है दूसरा काम, और ये क्या करेगा, विल कवर एनी शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब कमी, गैप, और कोई भी गैप जो रह गया किस किस के बीच में, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स, भी जो सुरक्षा प्रतिभूतियां जो 85% पेमेंट NARCL कर रहा है लीड बैंक को, है ना, उसके जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, है ना, भी सिक्योरिटी रिसीट दी, 15% पेमेंट कर दिया कैश में, बाकी 85% का आपने एक प्रकार से सिक्योरिटी रिसीट्स दे दी, बॉन्ड दे दिया कि हाँ इसके माध्यम से तुम पैसा कैश करवा सकते हो। ठीक है, तो उसका जो अंकित मूल्य है, रिसीट पे लिख रखा है कि ये सिक्योरिटी हमने दी है ना, ये इतने पैसों की हमने दी है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो फेस वैल्यू, और एक्चुअल में जो उसकी अमाउंट है जो बैड लोन के द्वारा रियलाइज की गई है, कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई जमीन है, एक उसका DLC मूल्य होता है, मार्केट वैल्यू होती है, एक उसकी एक्चुअल मूल्य होता है, तो उसके बीच में कोई अंतर जो रह जाता है उसको कवर अगर हो जाए, उसके बाद में गारंटी का यूज हो सकता है। एक बार फिर समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो गारंटी जो है, इसकी वर्ब ये कैन ओनली बी इन्वोक्ड। जो गारंटी, अब ये द गारंटी इसलिए क्योंकि हमें पता है गारंटी कौन सी, सरकार ने जो गारंटी दी है बैंक्स को उसकी बात कर रहा है, सॉवरेन गारंटी की बात कर रहा है। गारंटी कितने रुपए की है, 30,600 करोड़ रुपए की। कितने समय के दौरान ये दी जाएगी, ये है 5 साल के दौरान। ठीक है, इस गारंटी का इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है, कब, जब आपने एसेट को रिजोल्व कर लिया। ठीक है, कोई भी एसेट है, कोई भी संपत्ति है, उसको रिजोल्व कर लिया। अब एन लगा हुआ है, इसका मतलब हम कोई डेफिनेट संपत्ति तो मान नहीं रहे, कोई भी संपत्ति हो सकती है, इसलिए एन का प्रयोग है। और ये कवर करेगा, ठीक है, एक तो ये कि एसेट को रिजोल्व कर दिया जाए, तो एक तो इस गारंटी का उपयोग तभी कर सकते हो जब कोई भी एसेट है उसको रिजोल्व कर दिया जाए, उसका निस्तारण हो जाए, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। और गारंटी जो है वो कवर करेगी, ये जो गारंटी है इसका इस्तेमाल तो कब होगा, ये सिचुएशन बता दी यहां पे। और ये जो गारंटी है ये यहां पे कवर करेगी किस चीज को, गारंटी किस बात की है, समझा रहा है। गारंटी इस बात की है कि जो सिक्योरिटी रिसीट्स बैंक को दी है, अब मान लो बैंक उस सिक्योरिटी रिसीट के माध्यम से पैसा प्राप्त करना चाहे, तो उसके अंदर क्या होगा, सिक्योरिटी रिसीट्स की वैल्यू मान लीजिए 85 रुपीज थी, जैसे 15 रुपए दे दिए कैश में, 85 रुपए बच गए। इस 85 रुपए के अंदर कई बार अब क्या होगा, फेस वैल्यू तो इसकी बन रही है 70 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू तो इसकी ये है, और
इसके अलावा या फिर यूं कहें फेस वैल्यू 85 रुपये मान लो, 85 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, और उसके अलावा जो एक्चुअल बैड लोन से जो इसकी एक्चुअल मूल्य रियलाइज किया गया है वो निकल रहा 70 रुपये। तो इसका मतलब 15 रुपए तो फिर भी नहीं आए बैंक के पास। ये 15 रुपए कौन देगा? ये बैंक, ये देगी सरकार। ये है गारंटी 15 रुपए वाली। तो ये है डिफरेंस की गारंटी। ठीक है, तो ये गारंटी जो है कवर करेगी किस चीज को? किसी भी शॉर्टफॉल को, किसी भी कमी को, किसी भी गैप को। गैप किस किस के बीच में है? जो फेस वैल्यू किसकी? सिक्योरिटी रिसीट्स की। कौन जारी कर रहा है? NARCL कर रहा है। तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो, और अब बिटवीन के साथ में एंड लग गया। दूसरी तरफ क्या है? एक्चुअल अमाउंट, जो वास्तविक मूल्य है, जो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? रियलाइज किसके द्वारा किया गया है? बैड लोन के द्वारा। तो उन दोनों मूल्यों के बीच में जो भी कमी रह जाती है उसका निस्तारण कौन करेगा? उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? सरकार की गारंटी करेगी। द गारंटी फी विल बी इंक्रीज्ड ईच ईयर। अब जो गारंटी फी है, वे गारंटी दे रहा है सरकार, तो गारंटी फी, जैसे कि हम बीमा करवाते हैं तो उसके लिए हम प्रीमियम अदा करते हैं, तो वैसे गारंटी फी जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा हर साल। किस रूप में? एक नज के रूप में, एक एनकरेजमेंट के रूप में। नज का मतलब क्या है? एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट भाई, अब सरकार क्या है? सरकार ने एक सिस्टम बना दिया NARCL का, IDRCL का। अब ये जो सिस्टम बनाया है, इसको जो पैसा जाएगा गारंटी फी, कि भी तुम हमारे को, एक प्रकार सरकार ने क्या कर दिया, जैसे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी होती है, उसके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिकवरी का काम करते हैं। तो ये रिकवरी के लिए इसने बना दिया क्या? ये दो सिस्टम बना दिए, NARCL और IDRCL। ठीक है, अब इनके लिए जो गारंटी फीस है, भी सरकार गारंटी ले रही है, तो गारंटी ले रही है तो किस बेसिस ले रही है? कि भी हमारे पास दो संस्थाएं हैं जो कि बैंक में हमारे को वापस से पैसा लाके देगी, कैसे भी लाके दे वो। अब ये चीज जो है, इसके लिए वो फीस अदा करती है सरकार किसको? इन दो संस्थाओं को। अब ये इसके लिए क्या है? गारंटी फीस हर साल बढ़ेगी। किस लिए? एक एनकरेजमेंट के रूप में, एक प्रोत्साहन मिलेगा इन दोनों को। किस लिए? ताकि ये तेज गति से निस्तारण करें। स्पीड अप का मतलब क्या है? स्पीड अप का मतलब है क्विक, या फिर आप कह सकते हो स्पीडी। भाई एक प्रकार से ये गारंटी फी किसकी लगनी है? ये गारंटी फी लगनी है इनकी, NARCL और IDRCL। ये कोई निस्तारण नहीं कर पाई, फेस वैल्यू अलग है, बैड लोन से रियलाइज वैल्यू अलग है। जो डिफरेंस बच गया वो गारंटी अदा कर रही है, वो सरकार अदा कर रही है। अब ये फीस लेगी सरकार, इससे हर साल फीस बढ़ा के लेगी। अब कोई पैसा बढ़ा के लेगी तो इनको लगेगा कि यार एक साल में चुका देते हैं, वरना अगले साल चुकाएंगे तो पैसा कम मिलेगा अपने को, है ना। अगर नेक्स्ट ईयर हम अगर इसको पे करेंगे तो पैसा हमें अधिक पे करना पड़ेगा गारंटी फी के रूप में। इसलिए चाहेंगे कि फटाफट से किसी भी लोन का निस्तारण किया जाए। तो स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए, बहुत जल्दी से रिजोल्व करने के लिए, रेजोल्यूशन जो है वो रिजोल्व की वर्ब है ना। इसके लिए एक प्रोत्साहन है, इसके लिए एक नज है, इसके लिए पुश है। आगे आ जाओ। आफ्टर लूजिंग प्रेशियस टाइम, आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आगे ING फॉर्म आना ही था, तो ING फॉर्म लूजिंग है। और प्रेशियस का मतलब बहुमूल्य है, इसको प्रीशियस नहीं पढ़ते, प्रेशियस पढ़ते हैं। टाइम का मतलब समय है। डिथरिंग का मतलब होता है बी इनडिसाइसिव, मतलब एक प्रकार से अनिर्णायक होना। डिथर का मतलब क्या होता है? बी इनडिसाइसिव, बी इनडिसाइसिव, अनिर्णायक होना। फिर आगे दे रखा है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब प्लस एंड माइनस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना, लाभ और हानि, पक्ष और विपक्ष, ये सब। तो आफ्टर लूजिंग प्रेशियस टाइम, तो बहुमूल्य समय गंवाने के बाद किस पे गंवाया? डिथरिंग। चूंकि निश्चित नहीं था चीजें, अनिर्णायक दौर चल रहा था, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, किस चीज को लेकर? और लगा उस चीज को लेकर प्रेपोजिशन इट्स प्रोज एंड कॉन्स, कि इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसमें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। इन चीजों पर डिसाइड तो कर नहीं पाए, इसलिए इसमें बहुमूल्य समय इन्होंने गंवा दिया। ऐसा करने के बाद गवर्नमेंट नाउ बिलीव्स, अब गवर्नमेंट को विश्वास है। पहले तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट जान रही थी कि जो हमें सिस्टम चालू कर रहे हैं इसका लाभ होगी, हानि होगी, कितने लाभ हैं, कितनी हानियां हैं, इन सब चीजों के ऊपर सोच विचार करने में बहुमूल्य समय इसने गंवा दिया। इसके बाद अब गवर्नमेंट का विश्वास है, गवर्नमेंट की वह बिलीव्स है। नाउ यहां एडवर्ब ऑफ टाइम है। दिस अप्रोच विल बी, कि ये जो अप्रोच है, अप्रोच कौन सी? NARCL वाली, IDRCL वाली, और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म, क्या सिस्टम काम कर रहा है, वो वाली अप्रोच। तो ये अप्रोच जो है विल बी मोर एक्सपेडिशियस, ये क्या होगी? बहुत ज्यादा एक्सपेडिशियस होगी। एक्सपेडिशियस का मतलब क्या है? एक्सपेडिशियस का मतलब वही जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्या? ये स्पीड अप वाला। ये स्पीड अप का बताया मैंने आपको कि स्पीड अप का गति तेज करना है ना।
ये तो एक्चुअल में मैंने इसको अलग स्पीड अप एक वर्ब है यहाँ पे। तो इस वर्ब को तो आप लेंगे किस रूप में, गति तेज करना, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना। और यहां जो एक्सपेडिशियस आपको दे रखा है ये ले लीजिए यहाँ पे क्विक या स्पीडी, ये एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये अधिक एक्सपेडिशियस होगी, अधिक क्विक होगी किसमें, टू फिक्स द सब्सटेंशियल एनपीएस। सब्सटेंशियल का मतलब बड़ा, ठीक है, कंसिडरेबल, एनपीएस का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वही बैड लोन, ठीक है। फिक्स का मतलब समाधान करना, रिजोल्व करना। दैट किसके लिए, एनपीएस के लिए। इसकी वर्ब, एनपीएस की वर्ब क्या है, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू होना, लगातार चलना। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। द एग्जिस्टिंग डेट रिकवरी मैकेनिज्म्स। द एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में है, डेट रिकवरी का मतलब कर्ज को वापस, जो बैंक ने कर्ज दिया है, एलोकेट किया है, उस पैसे को वापस लेकर आना, वो रिकवरी हो गया। मैकेनिज्म्स का मतलब सिस्टम्स, कौन कौन से जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है। सिस्टम्स में कौन कौन से सिस्टम शामिल हैं, उसमें ये भी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। फिलहाल तक तो एक मैकेनिज्म ये काम कर रहा था, और भी बहुत सारे, अब एक नया सिस्टम इन्होंने बना दिया बैड लोन को रिकवर करने का, एनपीएस को रिकवर करने का। फिर समझना, तो एक तो इसने क्या किया, इट्स यहां पे आ रहा है इस मैकेनिज्म के लिए, जो ये नया सिस्टम स्थापित किया सरकार ने, एक बैड बैंक स्थापित किया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर डिथर मोड में थी, मतलब इंडिसाइसिव मोड में थी, सही समझ नहीं पा रही सरकार कि हमें चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पर बहुत ज्यादा समय गंवाने के बाद, बहुमूल्य समय गंवाने के बाद सरकार को अब ऐसा लगता है, सरकार का अब ऐसा विश्वास है कि ये जो अप्रोच है ये बहुत ज्यादा क्विक होगी। इस अप्रोच से बहुत जल्दी से हम सब्सटेंशियल एनपीएस, बड़े बड़े जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, बड़े बड़े जो लोन्स बाकी हैं, जो बैंक के पास पैसा वापस नहीं आया है, उसका निस्तारण बहुत जल्दी से हो पाएगा। अब ये वो एनपीएस हैं जो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है, किसके बावजूद, इस प्रकार के सिस्टम्स के होने के बावजूद भी अभी तक वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इन एनपीएस का निस्तारण किया जा सकेगा इस अप्रोच के द्वारा। टर्मिंग बैंक्स, टर्मिंग मतलब संज्ञा देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो आईएनजी फॉर्म से कभी किसी सेंटेंस का स्टार्ट अप करते हो ना, दो संभावनाएं लेकर चला करो, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की पॉसिबिलिटी है और एक होती है जेरेंड की पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर होगा तो इसका मतलब कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करेगा, अगर जेरेंड होगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। तो टर्मिंग बैंक्स हाई प्रोविजनिंग। अब ये प्रोविजनिंग क्या है, प्रोविजनिंग का मतलब एक प्रकार से सेट असाइड करना या प्रोवाइड करना कोई फंड। भी बैंक ने पैसा दिया किसी कर्जदार को और वो कर्जदार ने पैसा वापस नहीं लिया, तो बैंक के लिए वो जो एक समस्या आई है पैसा वापस नहीं आने की, उसके लिए सरकार क्या करती है कि यहाँ पे एक फंड रखती है, ठीक है, ताकि वो फंड अगर जरूरत पड़े तो बैंक में वापस दिया जा सके। तो वो हाई प्रोविजनिंग है। तो बैंक्स की जो हाई प्रोविजनिंग है, लेगेसी लोन्स, लेगेसी लोन का मतलब क्या है, लेगेसी वैसे विरासत होती है, जो काफी लंबे समय से चले आ रहे लोन हैं, है ना, और जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, वो लेगेसी लोन है। एज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, याद रखें कि यूनिक से पहले ए लग रहा है, क्योंकि यूनिक में जो पहला लेटर है यू, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको देखते हुए हमने ए लगाया है। यूनिक यहाँ एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नाउन है। तो बैंक्स की हाई प्रोविजनिंग को, जो लेगेसी लोन्स हैं उनके लिए हाई प्रोविजनिंग को टर्म करते हुए कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर समझना, बैंक्स की जो हाई प्रोविजनिंग है, प्रोविजनिंग बताया मैंने कि बैंक्स के लिए पैसे, एक फंड जो है सेट असाइड करना या उनको दे देना, उसको लेगेसी लोन्स के लिए हाई प्रोविजनिंग को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टर्म करते हुए कि सरकार ने बैंक्स के लिए जो पैसा देने की व्यवस्था बनाई है उसको टर्म करते हुए द सेंटर थिंग्स, केंद्र सरकार को लगता है कि एनएआरसीएल विल ऑल्सो हेल्प, कि एनएआरसीएल जो सिस्टम बनाया है वो ये भी सहायता करेगा। अब हेल्प के बाद देखो सीधा V0 है, लगा सकते हैं आप, चाहे तो सीधा बेस फॉर्म V0 लगाएं, चाहे तो 2+ V0 लगाएं, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा ट्रेंडी है V0 बेस फॉर्म। तो एनएआरसीएल क्या करेगा, ये फ्री अप करेगा, मुक्त करेगा, आजाद करेगा, किसको, बैंक पर्सनल। पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, कर्मचारी होता है, ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल की स्पेलिंग PERSONAL होती है, ये पर्सनल है, ये प्लूरल होता है, इसका मतलब स्टाफ है, कर्मचारी है। तो बैंक के कर्मचारियों को ये फ्री अप करेगा, किस लिए, कि वो फोकस कर पाए। फोकस किस पे कर पाए, फोकस अपने ऑन लगेगा। फोल्टरिंग, जो कि प्रिपरेशन लग गया तो आईएनजी लग गया। फोल्टर का लड़खड़ाना होता है, वेवर करना होता है ना, फोल्टर का मतलब वेवर, डगमगाना, इधर उधर भटकना। क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट का मतलब लोन की बात है, उधार। एंड स्पर, स्पर का मतलब एनकरेज करना होता है, बूस्ट करना होता है, इसको बूस्ट मान लीजिए। तो कह रहा है कि भाई
टर्म करते हुए बैंक्स की हाई प्रोविजनिंग को। अब देखो बैंक्स के बाद में एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा, सिंगुलर है तो एस के पहले लगेगा। तो बैंक्स की हाई प्रोविजनिंग जो है लेगेसी लोन्स के लिए, तो बैंक्स के पास जो पैसा रहेगा कि भाई काफी लंबे समय से चला आ रहा लोन है, उसका निस्तारण करने के लिए बैंक्स के पास जो पैसा रहेगा उसको ये संज्ञा देते हुए कि बहुत ही एक अद्भुत सी एक शानदार अवसर है, ये कहते हुए सेंटर अब ऐसा सोचता है, केंद्र सरकार से सोचती है कि NARCL यहाँ पे बैंक के कर्मचारियों को भी मुक्त करेगा कि वो किस पर फोकस कर सकें, वो फोल्टरिंग क्रेडिट ग्रोथ पर फोकस कर सकें। कि अभी क्या है, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो लड़खड़ा रही है, बैंक्स जो हैं पैसा देने से कतरा रहे हैं, बैंक्स पैसा नहीं देंगे, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो इस चीज पर वो फोकस करें और इकोनॉमी को क्या करें, बूस्ट करें, स्पर करें, एनकरेज करें। टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लेवल होता है, तो किस स्तर तक, एक्सटेंट का मतलब नोट कर लीजिएगा लेवल, तो उस स्तर तक दैट द NARCL एंड IDRCL मैनेजमेंट्स विल स्ट्रीमलाइन डिसीजंस। स्ट्रीमलाइन जो शब्द है इसका मतलब बताया था इंप्रूव एफिशिएंसी, तो उस स्तर तक, किस स्तर तक कि NARCL और IDRCL जो मैनेजमेंट्स हैं, प्रबंधन है, वो डिसीजंस को इंप्रूव करेंगे वंस अ लोन इज टेकन ओवर, जब एक बार लोन जो है इनके अधिकार में आ जाएगा। टेक ओवर का मतलब है अपने अधिकार में लेना, इज टेकन ओवर दे रखा तो पैसिव दे रखा है, ठीक है। तो उस स्तर तक जहां NARCL और IDRCL जो प्रबंधन है वो डिसीजंस को मतलब इंप्रूव करेंगे या डिसीजंस लेंगे जब लोन इनके हाथ में आ जाता है। इंस्टीड ऑफ सीकिंग कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सब कोशिश करना भी हो सकता है। अमंग मल्टीपल लेंडर्स, मल्टीपल का मतलब अनेकों, लेंडर्स का मतलब मान लो, लेंडर्स का मतलब होता है जो उधार देते हैं, मतलब बैंक्स की बात कर रहा है। एज द IBC इंटेल्स, अब IBC एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंटेल्स इसकी वर्ब है, इंटेल्स का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, एनकम्पास करना, इंक्लूड, इन्वॉल्व, एनकम्पास, ये सब मतलब, ठीक है, इनकॉर्पोरेट। द आइडिया होल्ड सम वेट, होल्ड सम वेट, वैसे कैरी सम वेट होता है, एक सही जो ओरिजिनल फ्रेज है वो होती है कैरी वेट, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस होना, महत्व रखना। अब ये होल्ड सम वेट वैसे कोई फ्रेज नहीं है, लेकिन इसका भी ऐसे अर्थ निकालेंगे आप, महत्व रखना। तो टू द एक्सटेंट दैट द NARCL एंड IDRCL मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन डिसीजंस वंस अ लोन इज टेकन ओवर, तो जब इनके पास कोई भी लोन जो है वो अपने अधिकार में ले लेंगे कि इस लोन का निस्तारण, इस लोन को सॉर्ट आउट हम करते हैं, रिजोल्व हम करते हैं, ऐसा इनके अधिकार में आ जाएगा। तो जिस स्तर तक ये जो डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, डिसीजंस लेंगे इस दिशा में, ठीक है, तो कह रहा है कि उस स्तर तक इंस्टीड ऑफ सीकिंग कॉन्सेंसस अमंग मल्टीपल लेंडर्स। तो अब ये नहीं है कि आपको हर अलग अलग लेंडर्स हैं, अलग अलग बैंक्स हैं, बैंक्स कौन से, जो कि IBC शामिल करता है, IBC के तहत बहुत सारे बैंक्स आते हैं, तो उन बैंक्स की कोई ऐसा नहीं है कि सबके सर्वसम्मति से ही कोशिश की जाएगी, मतलब सहमति ली जाएगी सबकी, उसकी बजाय, है ना, तो ये डिसीजंस लेंगे। और ये जो आइडिया है ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ, इसकी बजाय इंस्टीड में ऑफ लगेगा, प्रिपरेशन ING लगा कि भाई आपको अलग अलग बैंकों से, कौन कौन से बैंक जो IBC के तहत आते हैं, IBC से शामिल करता है, उन बैंक से कॉन्सेंसस नहीं लेना है, उन बैंक से कोई सहमति नहीं लेनी है आपको, ठीक है, बल्कि करना क्या है, ये कह रहा है कि भाई NARCL IDRCL मैनेजमेंट जो है ना वो डिसीजंस लेंगे, ठीक है, जब लोन इनके अधिकार में आ जाएगा। तो ये जो विचार है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। बट बैंक्स हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर दीज लोन्स, लेकिन बैंक्स ने पहले ही वित्तीय सहायता दे दी है। प्रोवाइड फॉर का मतलब बताया था, टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन बैंक्स ने पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है इन लोन्स के लिए। दीज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन लगा हुआ है, अगर यहाँ नाउन नहीं होता तो दीज यहाँ पे होता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बैंक्स ने पहले ही इन लोन्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है। सो दिस इज परहैप्स टार्डी गैम्बिट। तो लेखक कह रहा है कि शायद अगर बैंक्स ने पहले ही सपोर्ट कर दिया है, वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है, तो इसका मतलब शायद ये स्लो, टार्डी का मतलब क्या है, स्लो, टार्डी का मतलब होता है डिलेड या बिलेटेड, काफी देरी से किया गया। गैम्बिट का मतलब ट्रिक होता है, या फिर आप कह सकते हो कि क्लेवर एक्शन मान लीजिए, चतुराईपूर्ण किया गया कार्य। तो ये जो NARCL IDRCL सिस्टम जो सरकार लेकर आई है, ये सिस्टम थोड़ा देरी से आया है ना, ये जो चतुराईपूर्ण कार्य सरकार ने दिखाया है, ये किया है, ये थोड़ा देरी से आया है, एंड मे नॉट वर्क,
और हो सकता है कि ये काम ना करे। किस चीज में? जंप स्टार्टिंग क्रेडिट फ्लोज। क्रेडिट का मतलब लोन है, फ्लो का मतलब बहना होता है। तो क्रेडिट मतलब मार्केट में लोन आएगा, पैसा बैंकों के द्वारा दिया जाएगा और उसमें जंप स्टार्ट होगा, मतलब जंप का कूदना होता है, तो यहां पे बहुत जल्दी उसमें उछाल आएगा। क्रेडिट फ्लो के अंदर बहुत जल्दी उछाल आएगा, शायद हो सकता है वो इसमें काम ना करे। कब तक काम नहीं करे? अनलेस एकम्पनीड बाई देयर रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटल मतलब बैंक में फिर से पैसा डालने की प्रक्रिया। री का मतलब पुनः, कैपिटल पूंजी, कैपिटलाइजेशन पूंजी डालने की प्रक्रिया। कब तक नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब तक यदि इसको मतलब इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज नहीं किया जाए, इन बैंक्स में पैसे वापस से नहीं डाले जाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम के द्वारा ये जो आपने बहुत देरी से स्टार्ट किया गया क्लेवर एक्शन सरकार का, इससे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जंप स्टार्ट होगा क्रेडिट फ्लो या फिर लोन का जो फ्लो है मार्केट में, जो पैसा है वो जंप स्टार्ट होगा, बहुत तेजी से इसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा शायद संभावना नहीं है, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, ऑन द लाइकलीहुड ऑफ द गारंटी बीइंग इन्वॉक्ड। लाइकलीहुड का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। तो इस संभावना को लेकर गारंटी का यूज किया जा रहा है। इन्वोक का मतलब बताया था मैंने, यूज करना भी। कुल मिला के लगभग काम तो NARCL और IDRCL कर देंगे, और फिर भी अगर गारंटी सरकार ने दी है उसका यूज करना पड़ जाए, तो कह रहा है कि उस संभावना को लेकर कि संभावना किसकी है कि गारंटी को यूज किया जा रहा है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड, तो वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है? भी गारंटी तो हम लेते ही हैं, कई बार कोई व्यक्ति लोन लेकर आता है तो उसके साथ एक व्यक्ति और है कि वो साइन करेगा कि अगर ये लोन नहीं चुकाएगा तो मैं साथ हूं और जिम्मेदार मैं हूं इस चीज का, तो ये गारंटर हो गया। लेकिन कई बार जरूरत नहीं पड़ती उस गारंटर की, तो वैसा ही है कि गारंटी ले ली इन्होंने। तो उस संभावना को लेकर कि गारंटी का यूज किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वंस द एसेट्स आर पूल्ड टुगेदर, पूल का मतलब है एक साथ में लेकर आना। तो वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जितने भी एसेट, जितनी भी संपत्तियां हैं, उनको जब हम पूल टुगेदर करेंगे, जब इनको साथ लेकर आएंगे, इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है एक्सपेक्ट करना। रीजनेबल मतलब उचित, प्रॉपर, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करना प्रॉपर है। दैट मैनी ऑफ देम, कि उनमें से अनेकों, किन में से अनेकों? एसेट्स जो हैं, उन एसेट्स में से अनेकों विल रियलाइज मोर वैल्यू, उसका मूल्य ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? NARCL की एक्विजिशन कॉस्ट की तुलना में। भी NARCL अपने अधिकार में ले रही है, तो जिस मूल्य को उसने आंका है उससे ज्यादा उसका पैसा होगा। रिपीट कर रहा हूं, भी लाइकलीहुड, भी सरकार से पूछा कि मान लो वास्तव में गारंटी का यूज किया गया तो क्या करोगे? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एक बार जब एसेट्स हैं उनको साथ ले लिया जाएगा, सारे को पूल टुगेदर, सारों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा। एसेट्स की वर्ब है, आर पूल्ड है, पैसिव वॉइस है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल एक्सपेक्ट करना, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये हमारा मानना सही है कि जो अनेक एसेट्स हैं उनमें से अनेक और एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? NARCL की एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन अधिग्रहण, ठीक है, कि NARCL जो अधिग्रहित कर रहा है, अब मान लो हमें फेस वैल्यू और जो अंतिम रियलाइजेशन वैल्यू है जो भी संपत्ति की, उसके बीच का जो शॉर्टफॉल है वो पैसा हमारे को देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो सरकार से पूछा कि उस पैसे का क्या करोगे, वो कहां से दोगे आप? तो कहा कि भाई ये जो पैसा, ये जिस कीमत पर इसने मानी है ना कीमत, उससे ज्यादा कीमत की वैल्यू होगी, मतलब ज्यादा वैल्यू होगी उस एसेट की, तो उसको हम देख लेंगे, सेटल कर लेंगे, और ज्यादा पैसा जो आएगा उससे वो शॉर्टफॉल जो है हम उसको निपटा लेंगे। दिस में बी ए टेड ऑप्टिमिस्टिक। टेड का मतलब बताया मैंने आपको, टेड का मतलब लिटिल या फिर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादितापूर्ण। तो ये जो चीज है ये हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा ही, मतलब आपने थोड़ी आशावादितापूर्ण चीजें हो गई कि आप मतलब केवल आशा लगा के बैठे हो, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, बस थोड़ा सा आप ऑप्टिमिस्टिक होकर बैठे हो, तो ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो गया। एज द फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ सेड, हरसेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है। जब किसी सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्स लगता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, इम्फेटिक होता है। अगर वर्ब के बाद लगता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो कह रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि वो महिला है इसलिए हरसेल्फ का यूज किया। तो उन्होंने खुद ने कहा, क्या कहा कि 28 एग्जिस्टिंग प्राइवेट ARCs हैं। ARCs का मतलब यहाँ पे ये मतलब एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये ARCs जो कह सकते हो कि जो निस्तारण करने के लिए काम कर रही है ना, ये बैड लोन्स के निस्तारण के लिए काम कर रही है जो संस्थाएं हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब करंट जो है, वर्तमान में जो है। तो उन्होंने खुद ने कहा है कि 28 ऐसी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज हैं आर हेजिटेंट अबाउट, जो अभी भी हिचकिचा रही हैं। किसको लेकर? टेकिंग ए जैब एट। टेक अ जैब एट का मतलब वैसे क्रिटिसाइज करना होता है, मेक फन ऑफ होता है, मॉक करना होता है, स्कोफ करना होता है, मजाक उड़ाना, आलोचना करना, ये सब इसके मतलब है। तो 28 एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज हैं जो हिचकिचा रही हैं किस बारे में?
क्रिटिसाइज करने के बारे में, लेकिन यहां पे इसको ऐसा ले लीजिए कि वो एक्सट्रैक्ट वैल्यू, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, देखा था हमने एलिसिट, ऑब्टेन या गेट, वैल्यू मतलब मूल्य, दीज बैड लोन्स की जो पैसा बैड लोन में चला गया, एनपीएज में चला गया, उससे पैसा निकलवाने में ये हिचकिचा रही हैं कंपनीज, ठीक है। परहैप्स ओइंग टू देयर साइज, कारण क्या है, इन बैड लोन्स के साइज, चूंकि साइज बहुत बड़ा है, पैसा बहुत बड़ा है, तो शायद इनको लगता है इतना बड़ा पैसा तो नहीं आ पाएगा। कई बार क्या होता है, किसी के पास थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा अटका होता है, पैसा आने की उम्मीद रहती है, बड़ा पैसा अटक जाता है तो अगले का भी मन नहीं करता देने का, वही ये है। चूंकि इनके साइज के कारण, ओइंग टू का मतलब कारण है, तो इन एंड बैड लोन्स के लिए यहाँ पे देर आ रहा है, इन बैड लोन्स के साइज के कारण इनको भी, ये एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट एआरसीज हैं वो खुद हिचकिचा रही हैं, किसको लेकर, कि भाई ये कंपनीज भी हाथ में लेना नहीं चाहती हैं कि हम रिजॉल्व कर देंगे इन केसेस को। तो ये खुद ने कहा था, तो इसका मतलब ये जो आप बात कर रहे हो ऊपर से कि सब कुछ ठीक चलेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो टेड ऑप्टिमिस्टिक लगता है, थोड़ा बहुत आशावादितापूर्ण बात लगती है। दैट बैक्स द क्वेश्चन, बैक द क्वेश्चन का मतलब रेज द क्वेश्चन, प्रश्न उठाना। तो ये जो चीज है प्रश्न उठाता है, किस बारे में, अबाउट द कैलिबर, कैलिबर का मतलब एबिलिटी है, क्षमता है, किसके बारे में, प्रोफेशनल्स की क्षमता के बारे में। प्रोफेशनल्स कौन से, प्रोफेशनल्स वो जो NARCL और IDRCL है, उनको आवश्यकता पड़ेगी, किस लिए, आउटडू, आउटडू का मतलब होता है आउटशाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउटशाइन कह सकते हो, एक्लिप्स कह सकते हो, आगे निकल जाना, ठीक है। प्राइवेट प्लेन, निजी कंपनियां, तो ARCs तो निजी कंपनियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भी ये प्रश्न उठाता है किस बारे में, कि भी कौन से प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी इनको, ताकि इनसे आगे निकल पाएं, जो काम वो नहीं कर पाए वो काम ये संस्थाएं कर दें, है ना, ये जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है वो कर दे, तो इसके लिए कौन से प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, ये प्रश्न उठता है यहाँ पे। द न्यू एंटिटीज एबिलिटी, एंटिटीज कौन सी, इनकी बात कर रहा है, जो नई एंटिटीज संस्था को बोलते हैं क्षमता, एबिलिटी। तो नई जो एंटिटीज हैं उनकी जो क्षमता है, टू गेट ए फ्यू गुड मैन, किस लिए, क्या क्षमता, कि इन्हें कुछ अच्छे आदमी मिलेंगे, किस लिए, टू डिलीवर मोर बैंक। देखो बैंक का मतलब वैसे तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन, लेकिन यहां पे बैंक का मतलब है सक्सेस, ठीक है, सफलता। किसके लिए, संक कैपिटल, कैपिटल पूंजी, संक मतलब डूबी हुई, सिंक सैंक संक, वैसे तो संकन होना चाहिए, क्योंकि नाउन के पहले जब आप वर्ब लगा रहे हो और इसे एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हो, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनना चाहिए, वो संकन होता है, गलत दे रखा है, संकन होना चाहिए। तो डूबा हुआ पैसा, वुड बी क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जो नई एंटिटीज की क्षमता है, किस चीज की, कुछ अच्छे आदमियों को प्राप्त करने की, किस लिए, ताकि वो सफलता प्राप्त कर सकें, किस क्षेत्र की बात कर रहा है, डूबी हुई पूंजी के अंदर, मतलब डूबी हुई जो पैसा है वो वापस निकलवा सकें, ठीक है। तो इनकी जो क्षमता है वो क्या होगी, क्रिटिकल होगी, महत्वपूर्ण होगी। और वैसे ही और क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, इनकी तो एबिलिटी होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स की वर्ब वुड है, क्योंकि एज से स्टार्ट किया तो इसने इन्वर्जन लगा दिया, पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पहले अगर ये आएगा तो कॉमन एरर का प्रश्न बन जाएगा, स्पोर्टिंग एरर के प्रश्न में आएगा। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, ये प्रीएम्प्ट साथ में है, प्रिवेंट रोकना, किसी चीज को घटित होने से रोकने को बोलते हैं प्रीएम्प्ट। तो एक तो इसकी क्षमता चाहिएगी आपको, जो नई एंटिटीज हैं उसमें योग्यता भी होनी चाहिए कि इनको अच्छे आदमी मिल सकें, किस लिए, सफल होने के लिए, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो पैसा डूबा हुआ है उसको निकलवाने में। दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए, किस लिए, ताकि मोरल हैजार्ड, जो नैतिक खतरा है, हैजार्ड का मतलब खतरा, उसको रोकने के लिए। दैट द गारंटी पोजेस, और ये खतरा कौन पैदा करता है, ये गारंटी खड़ा करती है खतरा। पोज का मतलब है रेज, खड़ा करना, कोज करना, रेज या कोज। तो जो गारंटी सरकार दे रही है उससे कुछ नैतिक खतरा भी पैदा होता है। वो खतरा कौन सा है, ऑफ नॉट बॉदरिंग टू मच अबाउट फाइनल रियलाइजेशन वैल्यू। ये गारंटी जो है ये एक्चुअल में सोच नहीं रही है, मतलब इस गारंटी में इस पे ज्यादा परेशानी नहीं उठाई गई है, किस बात को लेकर, कि फाइनल रियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी एसेट की, ठीक है, इस बार सोचा नहीं इन्होंने, तो ये एक नैतिक खतरा भी है। दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड गेम, प्रोक्लेम्ड का मतलब है यहां पर डिक्लेयर्ड, घोषित। तो ये जो खुद ने ही घोषित कर दिया एंड गेम है, इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बैड लोन नहीं रहेगा, आपसे पैसा अपने आप आने लग जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ जो है उसका फ्लो बढ़िया रहेगा। तो ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, खुद के द्वारा घोषित जो एंड गेम है, किसका, इंडियाज बैड लोन्स क्राइसिस, भारत का जो बैड लोन का संकट है उसका एंड गेम ये घोषित कर दिया सरकार ने। इसके लिए जरूरत है, क्या जरूरत है, सस्टेन्ड अटेंशन, अटेंशन ध्यान, सस्टेन्ड एडजेक्टिव है, कंटिन्यूअस, कि लगातार ध्यान दिए जाने की जरूरत है, किसके लिए, फॉर अ सेटिस्फैक्टरी कल्मिनेशन, ताकि संतुष्टिजनक स्तर पे अंतिम परिणाम निकल सके। फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग क्या कहलाता है, कल्मिनेशन। तो संतुष्टिजनक परिणाम निकले
उसके लिए लगातार इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। मुश्किल था लेकिन बहुत आसान शायद आपको लगा हो। और मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक्स।